हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साथ एकेडमी। दिस इज़ मी संध्या और आज हम लोग आए हैं एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर। एज यू ऑल नो कि इसका एग्ज़ाम बहुत ही पास है और इसका शेड्यूल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो क्यों ना हम अपनी प्रिपरेशन एक साथ करें। तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री पार्ट जो हमारा बीएससी मैथ्स ग्रुप का उसे कवर करूँगी। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस से क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। तो किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस स्पेसिफिक चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ना केवल हम उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ताकि यदि वही क्वेश्चन आया कुछ चीज़ें पॉइंट बदल के तो हमें वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाए, बट यदि उस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन भी आया तो उसकी भी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो इसी के साथ हम लोग हमारे एनालिसिस और डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ आज इस वीडियो में आए हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, देखो। सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा है बीएससी मैथ्स ग्रुप जिसका कोड है 140 उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसका डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। सेकेंड, शेड्यूल क्या है, कब कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, हमारे जो हमारे को यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको देखेंगे। और थर्ड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो कट ऑफ जान के क्या होता है कि अगर हमको पता है कि हम इस लाइन में लाई कर रहे हैं, जैसे जो हमारा पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। पर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और साथ ही साथ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सो ये एक बड़ी बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स कि अब हम फ्रीली पूरे 100 क्वेश्चंस को टिक लगा सकते हैं। तो कट ऑफ जान के क्या होगा कि अगर हम एक स्पेसिफिक बैंड में लाई कर रहे हैं, जैसे हमारा बैंड है 80 to 90 या 90 to 100, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितना पुश करना है तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस। प्रीवियस ईयर पेपर के एवरी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में सॉल्व किया है और साथ ही साथ उसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके एनालिसिस। उसके बाद हमारा शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। इन्हीं सारी बातों पे आज की हमारी ये वीडियो बेस्ड है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसके बाद मैं बीएससी मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप का केमिस्ट्री पोर्शन और उसके बाद बी फार्मा का केमिस्ट्री पोर्शन भी लेके आऊँगी, ताकि अगर आप इनमें से कोई भी पेपर दे रहे हो तो अगर आपके पेपर में केमिस्ट्री पार्ट इन्वॉल्व है तो वो एकदम स्ट्रांग हो जाए और केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। तो हम शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 22 तारीख को हमारे पास 3 शिफ्ट्स हैं। पहले शिफ्ट में हमारा कोड 140 जिसका आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप, और साथ ही साथ बीसीए भी अगर कोई करना चाहता है, बीसीए कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो उसमें भी हमें इसी पेपर के थ्रू एडमिशन मिलता है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस, सो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आई हैव डन माई बीएससी फ्रॉम द मैथ्स ग्रुप ऑफ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सब जानना चाहते हैं कि इस वीडियो का जो मेरा मॉरल क्या था, मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला इस वीडियो को बनाने के लिए, सो द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मैं खुद डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से ही बीएससी कर रही हूँ। सो मेरा जो मोटिवेशन था वो यही था कि क्यों ना और भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए, जागरूक किया जाए, ताकि वो भी अगर इस फॉर्म को फिल किए हैं तो एडमिशन ले पाए। यूनिवर्सिटी का जो एम्बियंस है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। आपको बहुत सी नई चीज़ों के लिए मोटिवेट किया जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एनसीसी की भी अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा ड्रामा हो गया, डिबेट हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए की वजह से। और वहीं यदि आप कहीं प्राइवेट या फिर थोड़े पीजी यूजी कॉलेजेस से करते हैं तो वहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ये इतने अच्छे से नहीं मिल पाते। इसीलिए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। सो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे जूनियर बन के हमारी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएँ।
इसके बाद हमारा 12 से 2 के बीच में 141 दैट इज़ बीएससी बीएड ग्रुप का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर 4 to 6 में हमारा बी फार्मा का पेपर होने वाला है। और इसके साथ साथ ही बी फार्मा का जो पेपर होता है वो मैथ्स और बायो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा बीएससी बायो ग्रुप का पेपर है 8 से 10 23 अक्टूबर को। इस तरह 12 से 2 बीएससी बीएड ग्रुप का एग्ज़ाम में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट dhsgu.com पे जाओगे तो आपको वहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें 4 से 6 में हमारा बीकॉम का पेपर है। फिर 8 से 10 में बीए का पेपर है, यहाँ पे इसके कोड भी लिखे हुए हैं सबके। उसके बाद ये जो हमारा पेपर है 24 अक्टूबर को है जिस दिन संडे है। फिर 12 से 2 में बीए बीएड का पेपर है, 4 से 6 में बीएफए का पेपर है और बीए एलएलबी का पेपर है जिसका कोड है 150। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम का यूजी कोर्सेज़ के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे पीजी कोर्सेज़ के लिए भी शेड्यूल दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी तो इसके साथ ही साथ मैं बीएससी बीएड ग्रुप के पेपर को भी रिव्यू करूंगी और उसका एनालिसिस करूंगी। बी फार्मा के पेपर को भी मैं रिव्यू और एनालिसिस ज़रूर करूंगी। इसी के साथ बीएससी बायो ग्रुप के पेपर में भी जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसका हम रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स में आप बता दो कि आप कौन से पार्ट को देखना चाहते हो या फिर आपने किस कोर्स के लिए एनरोल किया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है कि क्या ये सीबीटी फॉर्म में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, या ये हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऑफलाइन बेस्ड है, इस तरीके के जितने भी आपके अंदर क्वेरीज हैं या क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा बीएससी मैथ्स ग्रुप का जो पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 30, 30, 30 एंड 10, ठीक है। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स एंड 10 क्वेश्चंस जीके या जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और पर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो हमारा जो पेपर है वो हो जाता है 200 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पेपर 200 मार्क्स का है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है, जो हमारी फाइनल कट ऑफ क्या होती है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने मार्क्स एम करने हैं। देखो तो ये हमारा पिछले साल का जो कट ऑफ का लिस्ट है, ये देखो फाइनल काउंसलिंग जो हुई थी उसका जो यूजी की कट ऑफ है, सारे ही पेपर्स की इसमें कट ऑफ दी गई है। तो देखो यहाँ पे सारे ही पेपर्स की कट ऑफ दी गई है फाइनल काउंसलिंग की। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री। इसमें हमें देखना है कि किसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रोटेशन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को या किसी सॉलिड को किसी एक साइड से देख रहे हैं और उस सॉलिड को रोटेट करने के बाद हमें जो साइड दिखती है वो दोनों ही एक जैसी दिखे, सिमिलर दिखे, तो हम कहेंगे दैट इट हैज़ रोटेशन ऑफ सिमेट्री। बट वहीं अगर हम एक ऐसा सॉलिड लें जो कि तीनों ही साइड से अनइक्वल है तो उसे रोटेट करने के बाद हमें जो साइड है वो एक जैसी नहीं दिखेगी। दैट मीन्स इट डू नॉट हैव रोटेशन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो हमारा ट्राइक्लिनिक सॉलिड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और उसके तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती हैं जिस कारण इसमें रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्राइक्लिनिक। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉलिड स्टेट्स का है। सॉलिड स्टेट्स के जितने भी टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं इनमें कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके बीच के एंगल्स और इनके बीच के जो डिस्टेंस है उन पे भी, एज लेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डी ब्रॉगली इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स। अब हमें बताना है कि जो हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो किस तरीके का रिलेशन फॉलो करती है। एज वी ऑल नो दिस रिलेशन, P is equals to mb. This is the equation of डी ब्रॉगली। तो अगर आप देखें तो ये P यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज मोमेंटम।
अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन। तो यहाँ हमें देखना है कि जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे कि हम लोग ले लें जिंक ऑक्साइड। सो हम अगर इस जिंक ऑक्साइड को या किसी भी तरीके के ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक और साथ में मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। बट कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, जो इस रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं, जिसमें से एक है हमारा Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों ही इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये हमारा क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर का है। इसमें अगर आपने ब्लास्ट फर्नेस और किस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन होती है, इस चीज़ों को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है दैट सेकेंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो दिस रिएक्शन। अब साथ ही साथ हम इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं कि हमारा जो रिएक्शन होती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर वो किस तरीके से होती है। और स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड विद कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। अगर हम क्या करें, किसी ऑक्साइड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस करें तो उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, द ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ऐसे ऑक्साइड्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, वो इस रिएक्शन को बहुत इजीली करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। अगर हमारे पास लेड ऑक्साइड होता, जिंक ऑक्साइड होता, आयरन ऑक्साइड होता और कॉपर ऑक्साइड होता तो वो इस रिएक्शन को बहुत ईजिली परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा जिंक ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है वो इस स्मेल्टिंग की प्रोसेस को कर देंगे, बट वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रोसेस को नहीं करेंगे। तो ये जो मैं छोटी छोटी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ना, नोट्स डाल के इनको भी लिख लो, ठीक है, और कमेंट्स में आंसर देते रहो मेरे साथ साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये क्वेश्चन बन गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव सेम शेप। तो शेप को समझने के लिए आपको वेस्पर और एमओटी थ्योरी समझनी होगी। ठीक है, वेस्पर और एमओटी थ्योरी अगर आपको आती है तो जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इनकी शेप्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम अपना पहला मॉलिक्यूल देखें दैट इज़ SF4, तो उसका जो शेप होता है वो सी सॉ टाइप होता है। ठीक है, सी सॉ जैसा होता है। जैसे सल्फर सेंटर पे होता है, यहाँ एक फ्लोरीन होती है, यहाँ एक फ्लोरीन होती है, यहाँ एक फ्लोरीन होती है और यहाँ एक फ्लोरीन होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर होते हैं। तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से सीधी रहती है। आप समझ गए होंगे कि सीसॉ का शेप कैसा होता है। अब हम XCF4 को देख लेते हैं। तो जो XCF4 होता है ना, जेनॉन क्लोराइड, इसमें क्या रहता है हमारे पास, Xc के पास लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और जो फ्लोरीन होते हैं ना वो इस तरीके से प्लेन में होते हैं। ठीक है, चारों प्लेन में, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। सो इसका जो शेप होता है वो प्लेनर होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों का तो सेम शेप है नहीं। अब हम ASF4 की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ASF4 होता है ना, उसका भी शेप कैसा होता है, सीसॉ की तरह होता है। ठीक है, ASF4। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे दो तो मैच हो गए। दैट मीन्स इनमें से वो आंसर होगा जिसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड प्रेजेंट होगा। तो हम ढूंढ लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड एक तो A में प्रेजेंट है और एक तो D में प्रेजेंट है। अब हम SnCl3 को देख लेते हैं। जो हमारा SnCl3 होता है ना, वो कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, SnCl3 का कुछ इस तरीके से पिरामिडल, जैसे NH3 का होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपने देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर भी अलग है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट और थर्ड सिमिलर शेप दिखाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी A। आई होप ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पज़ नहीं है, साथ ही साथ ये समझना भी पर्पज़ है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा वेस्पर और एमओटी का क्वेश्चन हो गया, इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट्स का क्वेश्चन देख लिया। तो आप साथ साथ टॉपिक भी नोट करते जाओ, ताकि आपको पूरी NCERT 1 to 1 नहीं पढ़नी पड़े, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने पड़े जहाँ से आपको आते हैं, वही टॉपिक पढ़ने पड़े जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम अब 35 क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि दैट दिस इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर दिस असर्शन और नॉट। ठीक है, देखो हमारा असर्शन क्या कहता है, ओजोन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2 देन ऑक्सीजन। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से, और इसका रीज़न क्या दे रहे हैं, ओजोन इज़ डायमैग्नेटिक बट ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक। तो अगर आप देखो
तो हमारा ये जो फर्स्ट असर्शन है वो तो करेक्ट है। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज हमारा जो ओजोन होता है ना, वो जब ये ब्रेक डाउन होता है ना, तो ये किसमें, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में। सो दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल। तो ये इसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बट उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। देखा आपने, इसका जो करेक्ट रीज़न है आप समझे ना, कि क्योंकि इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दैट मेक्स इट अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कि उसके डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होने से कोई फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ से हमें ये बात पड़ गई, ये बात समझ में आ गई दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट। ओजोन डायमैग्नेटिक होता है और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये बात भी करेक्ट है, बट द रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ पे पूछा गया है हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल कंटेन रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले कर देती हूँ। देखो, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का और ये हमारा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ये हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, और इससे ही आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उनकी टेबल को ज़रूर याद कर लेना। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं द लिगेंड नाइट्रो एंड नाइट्रिटो आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड। रीजन, द लिगेंड गिव्स लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उनके मतलब समझ लेते हैं, और उसके बाद हम उनकी क्या रीज़न है और इसका क्या करेक्ट आंसर है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिगेंड नाइट्रो और नाइट्रिटो बताया गया है वो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखें तो देखो, ये हमारे पास है, ये है हमारा, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये जो ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब एम्बिडेंटेट का क्या मतलब होता है, देखो, एम्बिडेंटेट का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जो अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिनकी, ठीक है, अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान अगर दोगे तो नाइट्रो के केस में नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन बोथ आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग, ठीक है, बट वन एट अ टाइम। दैट मीन्स एक बार में एक ही बाइंडिंग करेगा, या तो नाइट्रोजन बाइंडिंग करेगा या तो ऑक्सीजन बाइंडिंग करेगा। ऐसे लिगेंड्स को जिनमें एक से ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होती हैं उन्हें एम्बिडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साइड से भी बाइंडिंग करता है और ऑक्सीजन के साइड से भी बाइंडिंग करता है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं, दीज लिगेंड्स गिव लिंकेज आइसोमर्स। तो ये भी करेक्ट बात है, लिंकेज आइसोमर्स देते ही वही लिगेंड्स है जो एम्बिडेंटेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा लिंकेज आइसोमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, लिंकेज आइसोमर्स आर गिवन बाय दोज लिगेंड्स विच आर एम्बिडेंटेट इन नेचर, ठीक है। तो जितने भी, अगर आपको स्पॉट करना है कि कौन सा लिंकेज आइसोमर है, तो आप उसमें क्या करो, एम्बिडेंटेट लिगेंड ढूंढ लो। इसके मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि हमारा SCN होता है या फिर SNC। तो यहाँ पे जो हमारा ये CN ग्रुप है ना, ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों साइड से बाइंडिंग करता है, तो ये भी एक एम्बिडेंटेट लिगेंड का ही एग्जाम्पल है। तो आपको इस तरीके के एम्बिडेंटेट लिगेंड अगर ढूंढ लोगे तो आप ये भी बता दोगे कि लिंकेज आइसोमर्स कौन है, ठीक है। तो देखो, बोथ A and R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो इसका D करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, जिसमें बोल रहा है रेजोनेंस एनर्जी इज मोर फॉर। अब इनमें से किसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, हमें ये पता कर रहे हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले तो हमारा बेंजीन ही है, सेकेंड हमारे पास क्या दिया है उन्होंने, साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद हमें दिया है साइक्लोहेक्साडाइईन, दैट मीन्स इसमें 2 हैं। फिर सेकेंड लास्ट में दिया है साइक्लोहेक्साट्राइईन। तो
साइक्लोहेक्साट्राइन, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि जो हमारे डबल बॉन्ड्स है वो किस तरीके से लगे हैं, तो आप देख सकते हो इनमें से यही जो है रेजोनेंस दिखा रहा है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी, बेंजीन की होगी। अगर ये बेंजीन लिख देते तो आप तुरंत लगा लेते, बट इन्होंने जानबूझ के यहाँ C6H6 लिखा है ताकि आप फंस जाओ, बट इसका करेक्ट आंसर ए ही है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे एसिडिटी जानने के लिए देखो आपको पता होना चाहिए एसिडिटी कैसे हम देखते हैं किसी की भी। ठीक है, तो कितनी जल्दी ये H+ डोनेट हो जाएगा वही डिटरमाइन करता है इसकी एसिडिटी को, और साथ ही साथ कितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जुड़े हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इसमें लगे हैं, उसके बाद इसमें और इसमें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगने से क्या होता है, -I इफेक्ट। अब इसके लिए आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आपकी GOC बिल्कुल एकदम शार्प होनी चाहिए। GOC के क्वेश्चंस बिल्कुल गलत मत करना। तो ये हमारा GOC का पार्ट है जिसमें आपका रेजोनेंस हो गया, इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इस तरीके के जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उन सब के लिए डिटेल वीडियो आपको दे दूँगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे वो इसके बाद में H+ निकलने के बाद जो यहाँ पे हमारे पास इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। अगर हमारे पास Cl3 COO- है, इस माइनस चार्ज को जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होंगे उतने अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हमारे पास 2 Cl2 ग्रुप होते तो वो कम अच्छे से स्टेबलाइज करते, अगर एक होता तो वो और कम अच्छे से स्टेबलाइज करता। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा -I इफेक्ट लगेगा और उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होगी इस कॉन्जुगेट बेस की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमको ऑर्डर बताना था एसिडिटी का, इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरीन है तो ऑर्डर हमारा यही होगा 3, 2 and 1। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर आप देखो तो ये जो CCl2 है ये क्या है, हमारा कार्बीन है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कार्बीन है, Cl। इस कार्बन की ओवरऑल वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए बैलेंस होने के लिए, पर अगर आप देखो तो इसके पास कितना है, 1 2 3 4 5 है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट इज़ वाई दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इसको अपनी 8 वैलेंसी पूरी करनी है तो ये किसी और पे जाएगा और जाके उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ये क्या है, एक एक्सेप्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा CCl2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बोल रहा है द पर्शियन ब्लू कलर ऑब्टेन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय लेज़ेग्ने टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब हम समझ लेते हैं लेज़ेग्ने टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। सो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेज़ेग्ने टेस्ट है उसकी पूरी रिएक्शन यहाँ दी गई है। सबसे पहले हम FeSO4 लेते हैं NaOH के साथ, तो हमें मिलता है FeOH का होल ट्वाइस, उसके बाद NaCN FeOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड, और उसके बाद ये रिएक्शन FeCl3 के साथ होती है और लास्ट में हमको मिलता है ये पर्शियन ब्लू कलर का फेरिक फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि हमारा जो लेज़ेग्ने टेस्ट होता है उसमें हमें फाइनल ये जो पर्शियन ब्लू कलर मिलता है वो किसके वजह से मिलता है, तो वो यहाँ पे इस कंपाउंड की वजह से मिलता है। अब हम ये साथ ही साथ ये भी समझ लेते हैं जो लेज़ेग्ने टेस्ट होता है ना, ये हेलोजन ग्रुप, सल्फर ग्रुप, इन ग्रुप्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। दैट मीन्स कि क्या ये ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसी के लिए हमारा लेज़ेग्ने टेस्ट होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। क्या पता आपसे यही पूछ ले वाई लेज़ेग्ने टेस्ट इज़ यूज्ड, लेज़ेग्ने टेस्ट किन एलिमेंट्स पे होता है, किन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। The reduction of an alkyne to alkene using lithium metal in a liquid ammonia as solvent result into। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है एल्काइन का इनटू एल्कीन।
तो अब इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो सिस बनेगा, क्या ट्रांस बनेगा, वो यही पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, या दोनों बनेंगे, तो हमें ये बताना है। तो इसके लिए हम इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, एक एल्काइन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एल्काइन है, हमारे पास एक एल्काइन है। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो रिएक्शन है हमने यहाँ पे लिया सोडियम और NH3। तो अब देखो ये रिएक्शन जो होती है ना, ये सिंपल नहीं है। जैसे सिंपल रिएक्शंस में क्या होता है, हमारे पास जैसे एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस साइड ये कार्बन लगे, कार्बन लगे, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, दोनों साइड से आके हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है, एक ही स्टेप में, मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गई। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो सोडियम मेटल है ना, ये सोडियम मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हुई, ठीक है। तो एक के ऊपर आ गया, इन दोनों के पास एक एक अपने लोन पेयर आ गए, बॉन्ड ब्रेक हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट किया, ठीक है, इसने अपना, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दूसरे के पास क्या आ गया, माइनस चार्ज हो गया, और ये यहाँ पे एक लोन पेयर आ गई। उसके बाद हमने क्या देखा, कि ये NH3 जो है, ये NH3 अब अपना एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, कहाँ, H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पूरे एक ही तरफ, किसी भी एक तरफ आप शिफ्ट कर लो। तो सपोज इस साइड, तो इस साइड माइनस चार्ज आ गया और इस साइड प्लस चार्ज आ गया। तो ये सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस साइड, जहाँ पॉजिटिव साइड, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, माइनस। तो माइनस पे जाके H+ अटैक करेगा कुछ इस तरीके से। बट अब यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अब ये सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर बन जाएगा। फिर ये अमोनिया क्या करेगा, अपना एक और H+ डोनेट करेगा, और वो जाके उस लोन पेयर पे लग जाएगा, ठीक है। तो पहले किसी एक साइड से हाइड्रोजन लगा, और दूसरी बार जो हाइड्रोजन आया वो अपोजिट साइड से लगा, ठीक है, ताकि वो उस हिंड्रेंस से बचा जा सके। तो जो इसका प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस होता है। आप बस इतना यहाँ पे समझ लो, अगर सोडियम और अमोनिया के साथ ये रिएक्शन होती है तो ये सिंगल स्टेप नहीं होती, ये मल्टी स्टेप होती है। इस वजह से इसमें हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। बट वहीं अगर हम क्या करते, सीधे सीधे इसका रिडक्शन करते, H2PT की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करते, तो सिंपल आपका क्या होता है, हाइड्रोजन एक साइड से ही लग जाते, सिर्फ प्रोडक्ट बन जाता। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप है, एक बार हाइड्रोजन एक साइड से आके लग रहा है और दूसरी बार हाइड्रोजन दूसरी साइड से आके लग रहा है, इस वजह से इसमें हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। तो आई होप आपको अब ये वाला चीज़ क्लियर होगा कि इस केस में ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है और क्यों होता है, क्योंकि हमने इसकी मैकेनिज्म भी समझ ली है। यहाँ पे इनको सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उनमें लगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। मैंने देखा है कि हर साल 5 to 10 क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जा रहे हो तो आपको एक मेजर एडवांटेज मिलेगा। और अगर इसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं साथ ही साथ हमारा बी फार्मा हो गया, बी फार्मा का केमिस्ट्री पार्ट हो गया, इसके साथ साथ हमारा बीएससी बायो का केमिस्ट्री पोर्शन हो गया, इसको भी मैं कवर करूँगी। सो अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स दैट कैन मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड इज, इनमें से किसे बहुत ईजीली सल्फोनेट किया जा सकता है। ठीक है, सल्फोनेटेड का मतलब क्या होता है, देखो सल्फोनेशन कैसे होता है। अगर हमने एक ये ग्रुप लिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप है, सपोज ये हमारा ग्रुप है। सल्फोनेशन क्या होता है, जब हम H2SO4, ये H2 हमें पता है सल्फो ग्रुप कहाँ से आएगा, सल्फो ग्रुप यहीं से आएगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा यहाँ पे आके HSO4 ग्रुप, ये ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इसी को कहा जाता है सल्फोनेशन। तो वो बोल रहे बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलिन और क्लोरोबेंजीन, इनमें से किस में अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो सल्फोनेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरिनेशन, ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाना पेपर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन कुछ इस तरीके से होती है, बेंजीन के सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब सल्फो ग्रुप आएगा, HSO4 माइनस ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे अटैक कहीं पे भी करने की कोशिश करेगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसको इजीली अटैक नहीं करने देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें,
NO2, नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगी है बेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, ये अब हमारे पास HSO4- ग्रुप है, ठीक है। ये कैसा ग्रुप होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भेजता है, ठीक है, यहाँ भेजता है, किस रिंग की तरफ भेजता है। अब HSO4- क्या कर रहा है, ये कैसा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, जब यहाँ पे आके अटैक करने की कोशिश करेगा ना, तो इन सारी साइड्स पे आके इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको क्या चाहिए, रिंग ऐसे साइड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो वहीं पे आके अटैक कर पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिमिलर क्लोरीन भी, क्योंकि क्लोरीन भी कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, तो वो भी ईजिली ग्रुप को आने नहीं देगा। बट वही अगर हम टॉलिन की बात करें तो टॉलिन एक बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें किसी भी तरीके की ना हिंड्रेंस है ना कोई अदर फैक्टर लग रहा है, CH3 दैट इज टॉल्विन, तो इसमें बहुत ही ईजीली टॉल्विन क्या होती है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग भी होती है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इजीली सल्फोनेशन करवा देगी, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉल्विन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब इनमें से कौन से ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, देखो या तो ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, या तो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जैसे जो हमारा CHO ग्रुप होता है ना, और HSO3 हो गया और CN ग्रुप हो गया, ये हमारा सल्फो ग्रुप होता है बेसिकली, देखो HSO4, ठीक है। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, कैसे होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बट हमारा NHCOCH3 ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये कैसा होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है B, दैट मीन्स NHCOCH3 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45 के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन टर्शरी एल्किल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो अब देखो टर्शरी एल्किल हैलाइड कैसा रहता है, अपने पास 3 CH3 ग्रुप्स लगे रहते हैं और एक क्लोरीन, हैलाइड मतलब हम क्लोरीन ले रहे हैं, या तो हम अगर हम प्राइमरी की बात करें तो हम बोल रहे हैं CH3Cl, ठीक है, और यहाँ पे एक और CH3 लगा, दैट इज CH2CH3Cl। ये हमारा प्राइमरी ग्रुप हो गया और ये हमारा टर्शरी हो गया। तो मैं बोले एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो टर्शरी में बहुत ईजी से होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इन द प्राइमरी। तो क्या होता है, यहाँ से जब ये क्लोरीन यहाँ से Cl ग्रुप लीव करेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये वाली जो प्रोसेस होती है ना, Cl- को भगाने वाली प्रोसेस होती है ना, इनमें इन CH3 का रोल होता है, ठीक है। ये CH3 क्या करते हैं, ये R+R इफेक्ट लगाते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे कार्बन को देते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या होता है, बहुत ही ईजिली लीव कर जाता है। इसी वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन टर्शरी एल्किल हैलाइड में ईजिली होती है एज कम्पेयर टू हमारे प्राइमरी में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप वीकन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन टर्शरी हैलाइड। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखो +R और +I इफेक्ट भी बोल सकते हैं, +R और +I इफेक्ट लगाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पास ये बल्कि एल्काइल ग्रुप है ना, ये देखो ये बल्कि एल्काइल ग्रुप से ना, इन्हीं की वजह से ये जो CCl बॉन्ड हो जाता है ये वीक हो जाता है, ठीक है। इस कार्बन को क्या होता है, पीछे से अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होती है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है, इसलिए ईजिली लीव हो जाता है। सो तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट बोथ आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इन द रिएक्शन X इज, यहाँ पे X क्या है इस रिएक्शन में, देखो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये सारे हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि करेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा दिया गया है, ठीक है। ये सारे ही रिडक्शन ही करते हैं, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही करते हैं, बट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो देखो जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड भी लगा और यहाँ एक CHO ग्रुप भी लगा है, तो सिंपल सी बात है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एल्डिहाइड ग्रुप्स को रिड्यूस कर देते हैं इनटू अल्कोहल ग्रुप्स, ठीक है। अगर आपने ये टेबल अच्छे से पढ़ी होगी तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या रहता है, एक एल्केन ग्रुप रहता है। एल्केन ग्रुप के ऑक्सीडेशन से मिलता है हमको अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मिलता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका रिवर्स ही होता है रिडक्शन, ठीक है। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से मिलता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के रिडक्शन से मिलता है अल्कोहल। इसका 2 डिग्री वाले के लिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। सो अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, और रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हम देखते हैं क्या, रिडक्शन। सो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं
कि अगर हम रिड्यूस करें तो करें किसको, क्या ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, यहाँ का डबल बॉन्ड भी हटा देगा और यहाँ का अल्कोहल ग्रुप भी हटा देगा। तो अगर आप देखो तो रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप ही अल्कोहल में बदला है। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ है, सिलेक्टिव रिडक्शन। क्या हुआ है, सिलेक्टिव रिडक्शन। तो हमें कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना होगा जो किसी एक को सिलेक्टिवली ही रिड्यूस करता है। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है NaBH4। NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही अल्कोहल में रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 47। तो 47 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4-methoxyphenol इज अ वीकर एसिड देन 2-methoxyphenol, ठीक है। और साथ में बोला है मिथॉक्सी ग्रुप एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट ऑन बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 2-methoxyphenol हो गया और ये क्या हो गया, 4-methoxyphenol हो गया। अब यहाँ पे हमें बताना है कि 4-methoxyphenol इज़ अ वीकर एसिड। ये वीकर एसिड क्यों है और 2-methoxyphenol के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ ये हमें मतलब असर्शन दिया गया। साथ में क्या बोल रहे हैं, मिथॉक्सी ग्रुप एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट ऑन बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। OCH3 ग्रुप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप की तरफ भेजते हैं, और ऐसे ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने को प्लस आर इफेक्ट ही कहा जाता है। इसी तरीके से OCH3 भी क्या करते हैं, ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजते हैं। ये दोनों बातें तो सही है, बट हमारे पास ये जो रीज़न दिया गया है इसके लिए ये गलत है। क्यों, 2-methoxyphenol बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिनॉल। अगर आप देखें तो इसके जस्ट बगल में सेकेंड पोजीशन पे है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड। बट वहीं अगर आप देखें जो OCH3 ग्रुप है इसकी डिस्टेंस हमारे OH से दूर है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वीकर एसिड। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट HCOOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मिथेनोइक एसिड। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH, येस, बिकॉज ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये क्या करते हैं, ये प्लस आर इफेक्ट डालते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटाते हैं और हमारे एसिड को वीक बनाते हैं। हम चाहते हैं ये CH3 ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, दैट इज़ वाई, और इसमें नहीं है तो ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब बढ़ते नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इट गिव्स CO एंड H2O ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4, यस, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। और साथ में हमसे बोल रहे हैं इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, तो ये भी सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी C। दैट मीन्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारी मिथेनोइक एसिड के बारे में। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो कि है क्लोरोएसिटिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। सो क्लोरोएसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, हम बना लेते हैं इसको ClCHCOOH। ये हमारा क्या है, क्लोरोएसिटिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये सिर्फ बिल्कुल करेक्ट बात है, बिकॉज ये क्लोरीन क्या करता है, ये हमारे इस पूरे ग्रुप में -I इफेक्ट डालता है और साथ ही साथ क्या करता है, इसमें बनने वाली कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। जो ये H+ रिमूव होने के बाद यहाँ माइनस चार्ज आएगा ना, ये क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है। इसीलिए, और वहीं ये हाइड्रोजन ग्रुप कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इट डू नो गुड। अब यहाँ से जब H निकलेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, तो ये क्या होगा, एक गुड एसिडिक एसिड है। दैट मीन्स ये अच्छा एसिड है इसके कंपैरिजन में। अब देखते हैं, इन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीजेज द एसिडिटी। देखो बिल्कुल सही, वही बात लिखी। ये क्लोरीन क्या है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट बोथ आर करेक्ट विद अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3 होल ट्वाइस NH पॉजिटिव इज, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, एक H+ को निकाल देंगे। हम लोग कैसे निकालते थे, कॉन्जुगेट कैसे निकालते, देखो किसी भी ग्रुप का, जैसे हमारे पास इससे पहले H2SO4 का एग्जाम्पल था,
तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, एक H+ को रिमूव कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है HSO4-। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस इसका। इसी तरीके से अगर इसमें भी देखें तो हमारे पास क्या CH3 का होल ट्वाइस NH2 इसमें से हम क्या करेंगे, एक H+ निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, सो अब ढूंढ लो इसमें से, so इसमें से B है ये, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। अमीन्स आर मोर बेसिक देन एस्टर एंड ईथर। पहला हमारे पास ये असर्शन है। फिर क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड कैन बेटर अकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन। अमीन्स हम देख लेते हैं, और साथ में हमसे क्या बोल रहा है, ये एस्टर और ईथर की बात कर रहा है, दैट मीन्स ROR और RCOR। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा है। सो अब क्या बोल रहा है कि अमीन्स आर बेसिक। देखो बेसिकसिटी होने के लिए बस यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन देख लो, इसी से आपको पता चल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, बेसिक होने के लिए क्या हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। सो बेसिक ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड कैन अकोमोडेट बेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन। और साथ ही साथ अगर हम इस पर क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज आए, दैट मीन्स कि अगर इन पे एक पॉजिटिव चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, तो बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन बेहतर पॉजिटिव चार्ज को रख सकता है। भाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, उसको तो माइनस चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को तो कभी स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। सो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, सो NH3 विल बी अ बेटर बेसिक, वो अच्छा बेसिक हो इन नेचर होगा, और साथ ही साथ वो पॉजिटिव चार्ज को भी बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट बोथ आर करेक्ट विद अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 52 क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन टू यील्ड ओसाजोन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स का है, बायोमॉलिक्यूल्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, दैट इज 3। बट हम इसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं, ताकि आपको सिर्फ आंसर ना पता हो, आंसर कैसे आया है ये भी पता हो। देखो रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। ओसाजोन फॉर्मेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो सबसे पहले हमारे पास एक ग्लूकोज था, उसमें हमने क्या किया, फिनाइल हाइड्राजीन लिया। फिनाइल हाइड्राजीन क्या करता है, यहाँ पे जाके अटैक करता है, इस O बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता है और जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटता है, यहाँ पे अपना रीअरेंजमेंट होता है, फिर ये OH यहाँ से रिमूव होती है और कुछ इस तरीके का ग्रुप मिलता है। ठीक है, और यहाँ से हमें C6H5NH2 निकल जाती है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ CO आ जाता है। देखो CO, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे CO आ जाती है। इसके बाद देखो फिर ये हमने एक और फिनाइल हाइड्रोजन लिया, अब ये फिनाइल हाइड्रोजन फिर इसी पे अटैक करेगा, तो देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एनेलिन, एक एनेलिन रिमूव हो जाती है NH3, जैसे कि इस केस में भी निकली थी ना, उसी तरीके से यहाँ से एक और एनेलिन रिमूव हो जाती है और क्या होता है, एक और फिनाइल हाइड्रोजन आता है और आके इस पोजीशन पे देखो यहाँ से क्या होता है, ये NH ग्रुप ये हटता है ना, तो यहाँ पे आके हमारी फिर से ये फिनाइल हाइड्रोजन अटैक करती है और हमें ओसाजोन मिल जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कितनी फिनाइल हाइड्रोजन यूज़ की थी ओसाजोन बनाने के लिए, तो ये हमारी 1, 2 और ये 3। सो टोटल हमने 3 फिनाइल हाइड्रोजन यूज़ की थी ओसाजोन फॉर्मेशन में। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये भी असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को नोट करो, असर्शन और रीज़न के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। टेफ्लॉन इज़ अ हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल इनर्टनेस। टेफ्लॉन इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखो टेफ्लॉन इज़ अ हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल इनर्टनेस, ये तो करेक्ट है, बट वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होता, वो एक थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, ना कि पॉलीमर। सो इसका जो रीज़न है ये गलत है। सो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, A इज़ करेक्ट बट इस रीज़न इज़ इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। टेफ्लॉन क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, ना कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सो इसका करेक्ट आंसर है A इज़ करेक्ट बट B इज़ इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A 0.2 solution of phenol is an antiseptic and 1% of it is a disinfectant. बिल्कुल सही है. अगर 0.2 हम लेंगे तो वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा, और 1% लेंगे तो वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा. डिसइंफेक्टेंट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यूज. यस, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो हम सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं. बट यदि उसी को हम खा लें और सोचें कि हमारे अंदर अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर सर्दी खांसी जुकाम हो गई और हम सोचें कि हम सैनिटाइज़र पी लेते तो हम ठीक हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है. बिकॉज उनमें अल्कोहल और अदर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको हार्मफुल बनाते हैं. दैट मीन्स कि हमारी जो बॉडी, अगर वो हमारे लिक्विड में मिक्स हो जाए, हमारे अंदर जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. इसीलिए लिखे रहते हैं ना, जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, स्प्रे वगैरह की, इसको आप ओनली एक्सटर्नल यूजर्स और बच्चों से दूर रखिए कि कहीं वो लोग खा ना लें. सो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, डिसइंफेक्टेंट सिर्फ बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उन्हें हम बॉडी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते. सो इसका करेक्ट आंसर है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इसके लिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि यहाँ पे 0. आप खुद बताओ, ये एक स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 0.2 सोल्यूशन यूज फॉर फिनॉल, बिल्कुल सही, और एंटीसेप्टिक वेल 1%. तो ये कैसे हमने पता लगाया, जब हमने इसका केमिकली एक्सपेरिमेंट किया कि इतना परसेंट हम ले रहे हैं एज एन एंटीसेप्टिक और इतना परसेंट डिसइंफेक्टेंट की तरह, तो ये यूज़ हो रहा है. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में ही एक अलग स्टेटमेंट है. क्या कह रहे हैं कि इतना डिसइंफेक्टेंट को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज़ करते हैं और जो ये हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए. तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है. सो दैट इज़ वाई ये बताया गया कि दैट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट फॉर दिस असर्शन. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ. Although the dissolution of ammonium chloride in water is an endothermic reaction, even then it is a spontaneous because. अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या करें कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब हीट को लेती है. पर फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है. क्यों? तो देखो, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमारी रिएक्शन होती है. अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. इफ़ डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है. अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक होने से हमें क्या पता चल जाता है कि दैट आवर डेल एच वैल्यू इज़ पॉजिटिव. डेल एच वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी ये ले रहे हैं, कुछ हीट ले रहे हैं रिएक्शन करने के लिए. बट वहीं अगर आप इस रिएक्शन को देखो, हमारे NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड थे वो सॉलिड फॉर्म में थे. बट जैसे उन्हें हमने रिएक्शन में डाला तो वो सॉलिड से क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, उनके बीच की जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई. दैट मीन्स जो ये डेल एस वैल्यू होती है, ये एंट्रोपी होती है, ये बढ़ गई. तो एंट्रोपी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डेल एस वैल्यू ये इंक्रीज़ हो गई, ये भी पॉजिटिव है. इसके बढ़ने से क्या हो गया, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, डेल एच माइनस टी डेल एस को ध्यान से देखो, तो जब इसकी वैल्यू भी बढ़ी और ये पॉजिटिव ही है, तो ये ओवरऑल क्या हुआ, ये माइनस वाली वैल्यू बढ़ गई. ठीक है. ये बात समझ में आ रही है आपको. ये तो पॉजिटिव था ही, बट सोचो ये दो क्वांटिटीज़ हैं, तो ये यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ओवरऑल इसको क्या बनाता है, नेगेटिव में ज़्यादा बना देता है. तो ये डेल एच तो हट जाएगा, ये कैंसिल हो गया. तो अब हमारे पास क्या हुआ, माइनस टी डेल एस की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारी डेल जी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. और इसके नेगेटिव होने की वजह से हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई. सो सारी ही रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस किस बेसिस पे होती हैं, उनकी डेल जी की वैल्यू कितनी है. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ. इसमें कह रहा है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस 38 किलो कैलोरी हैज़ एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 20 किलो कैलोरीज. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, हमारे पास देखो इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा गया है. ठीक है. सो हाँ, अब इस रिएक्शन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड. ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर रिवर्स इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड प्लस डेल एच वैल्यू. ये फॉर्मूले की मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए निकाल सकते हैं. तो फॉरवर्ड के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की, दैट इज़ 20 किलो कैलोरीज, और साथ में हमारे पास डेल एच की वैल्यू कितनी आई थी, 38 आई थी. दोनों को ऐड कर लिया, आपको कितना मिल गया, 58 किलो कैलोरीज. सो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना.
तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए पूछ रहा है तो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी और जो हीट रिलीज है दोनों को ऐड कर दो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 58। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एस। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। सबसे पहले जल्दी से इसकी रिएक्शन लिखते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होती है, AlOH है, सॉरी AlOH का होल थ्राइस AlOH का होल थ्राइस विल गिव अस Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH माइनस। ठीक है, सो अब देखो KSP दैट मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, ये देखो ये आयन है हमारे पास, एक है प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 है S। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये कितना हमारे पास प्रेजेंट है, ये 3S और इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, SS को लिखते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 इसकी पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इनकी पावर्स में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है ये 27 और ये क्यूब S का क्यूब हो गया, तो यहाँ से मिला हमें 27 S की पावर 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 S की पावर 4। तो ये हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल इज दिस वैल्यू, और कॉपर के लिए ये। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ दोनों की जो हमें हाफ सेल के E0 वैल्यूज़ दी हैं उनको आपस में कंपेयर कर लो। प्लस 0.44 दिए और इसके लिए आपको दी है 0.32 माइनस में। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू माइनस में दी होती है, जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में दी है ना, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो रिड्यूसिंग एजेंट, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो देखो कॉपर की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है E0 की। ये जो हमारे पास NCERT में इसका टेबल दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, उसको एक बार ज़रूर स्टडी करना है, ये वहीं से। ठीक है, तो इसकी जो माइनस वाली वैल्यू है ज़्यादा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सो इट विल ऑक्सीडाइज आयरन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर विल ऑक्सीडाइज आयरन। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स A and B decreases by a factor of 4 if the concentration of the reactant B is doubled. The order of the reaction with respect to the reactant B is। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A + B गिव्स C। ठीक है, ये यहाँ पास एक रिएक्शन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, R = रेट लिखना है हम। ठीक है, A की पावर ये आगे इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे A की पावर A, B की पावर B। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है कि अगर A को हम यहाँ पे B इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अब हम ये हमने किसके लिए लिखा था, A के लिए लिखा था, A के लिए हमने रेट लिखा था, फर्स्ट रेट। अब उसकी पावर क्या हो रही है, डिक्रीज बाय 4, तो हमने क्या किया, R/4 कर दिया। और अब हम इसका लिखेंगे तो ये A का क्या हो जाएगा, A की पावर A और B जो है वो डबल हो गया 2B/। ठीक है, तो अब क्या करें, हम इन्हें आपस में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कट गई, ये वाली वैल्यू कट गई, R से R कट गया। फाइनली हमें क्या मिला, 4 = ये B से कट गया, हमें क्या मिला 1/2B, 2 की पावर B। एक्चुअल में हमें क्या करना था, हमें ऑर्डर निकालना था B का, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है। तो देखो अभी क्या होगी, वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, 4 = 2 - B। अभी क्या हो जाएगा, ये होगा 2 की पावर 2 = 2 की पावर -B। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर क्या मिल गया, B की वैल्यू मिल गई -2। सो ऑर्डर ऑफ B विल बी -2। तो इसका करेक्ट आंसर है D। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ अ सोप इज ड्यू टू इट्स इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिसल फॉर्मेशन के बारे में पता है कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, सोप ही होते हैं जो मिसल फॉर्मेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये ऑयल में से डर्ट को रिमूव करते हैं। तो सोप क्या करते हैं, सोप जाते हैं वहाँ पे, जाके
ऑयल और डर्ट की जो लेयर होती है ना उनको सेपरेट करने लगते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक उनके पार्ट होते हैं, हेड और टोल, और वहाँ टेल, और वहाँ पे क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन होता है, और वही उसी की इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी की वजह से ये एक्शन होता है। सो दीज आर द टोटल 30 क्वेश्चंस दैट आई हैव सॉल्व। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो हम इसका सेकेंड पार्ट और अदर कोर्सेज के भी जो केमिस्ट्री पार्ट्स हैं उनको लेके आएंगे। सो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, शो योर सपोर्ट एंड लव, एंड वी विल कीप मेकिंग सच अमेजिंग वीडियोज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड